सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है हमारा 1 से 2 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं एंड दिस इज द अप्रोक्सीमेट वेटेज। सो दिस इज इम्पोर्टेंट चैप्टर अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या हम कवर करेंगे एक बार वो देख लेते हैं। आज हम जो हमने प्रीवियस क्लास में कवर किया है उन क्वांटम नंबर्स को रिकॉल करेंगे एक बार। मैं आपको समरी प्रोवाइड करूंगा क्वांटम नंबर्स की समरी चार्ट एंड फिर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नीट एग्जाम डिस्कस करेंगे। जो हमारा नीट एग्जाम है उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा आज का रहेगा। सो रिकॉल ऑफ क्वांटम नंबर्स, समरी चार्ट ऑफ क्वांटम नंबर्स एंड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नीट एग्जाम। चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे एक बार क्वांटम नंबर्स, क्विकली रिकॉल करते हैं इन पॉइंट्स को फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको कल बताया था कि क्वांटम नंबर्स 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। क्वांटम नंबर्स क्या बताते हैं, एक टाइप से पोस्टल एड्रेस, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एटम में क्या लोकेशन रहेगी, क्या एग्जैक्ट पोजीशन, कहाँ कहाँ पर मतलब एक टाइप से पोस्टल एड्रेस है। जैसे हमारा पोस्टल एड्रेस होता है ना, उसी टाइप से जो इलेक्ट्रॉन का पोस्टल एड्रेस कौन बताता है, क्वांटम नंबर्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है नंबर 1, एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है जिसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं और सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं, ठीक है। नंबर 3 आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और नंबर 4 पे आता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। ये 4 हमारे क्वांटम नंबर हैं। बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को मैंने आपको कल भी बताया था, हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से, ठीक है। ये डिटरमाइन करता है मेनली एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो शेल होती है, मेन शेल यही होती है, ठीक है। ये क्या हमारी मेन शेल, मेन शेल, ठीक है। एजीमुथल या सेकेंडरी क्वांटम नंबर या फिर सब्सिडरी क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं और ये डिटरमाइंस करता है शेप, मतलब ये हमें इंट्रोड्यूस करेगा सब शेल के बारे में, मेन शेल के अंदर जो सब शेल्स होती हैं। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो एम से डिनोट करते हैं या फिर एम एल से भी डिनोट कर देते हैं, ये डिटरमाइन करेगा ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन स्पेस, ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन स्पेस। और ये हमें और क्या बताएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है कितने, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है कितने। मतलब एक्चुअली ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हमारी फाइन लाइंस होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो स्पेक्ट्रल लाइंस और भी ज़्यादा क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है, फाइन लाइंस हो जाती हैं, वो भी ये बताता है। स्पिन क्वांटम नंबर बेसिकली इसको स्मॉल एस या फिर एम एस से दिखा देते हैं, शो कर सकते हैं। इट डिटरमाइंस द इलेक्ट्रॉन स्पिन, क्या शो करता है, डिटरमाइंस द इलेक्ट्रॉन स्पिन। चलिए मूव करेंगे, एक बार इन्हें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसा कि मैंने आपको कल बताया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द साइज एंड टू लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स। इट आइडेंटिफाइज द शेल, ठीक है। जैसे हमारा मान लो ये न्यूक्लियस हो गया, इसके सराउंडिंग में फर्स्ट शेल होगी, फिर सेकंड शेल होगी, फिर थर्ड शेल होगी, फिर फोर्थ शेल होगी, इस टाइप से, ठीक है। जो फर्स्ट शेल होगी उसको हम क्या देते हैं, उसका सिंबल क्या दे सकते हैं, जैसे n इजकल टू 1, स्मॉल n इजकल टू 1, फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट शेल, फर्स्ट एनर्जी लेवल, ठीक है। जिसको हम अल्फाबेटिकली भी शो कर सकते हैं, जैसे k, l, m और n, ठीक है। k n इजकल टू अगर 2 है, ये वाला n इजकल टू क्या होगा 2, तो इसको हम बोलेंगे l। तो इस टाइप से जैसे जैसे हमारा वैल्यू ऑफ n इंक्रीज होगा, विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n द नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल इंक्रीजेस, ठीक है। नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल, एक पर्टिकुलर शेल के अंदर कितनी सब शेल्स हो सकती है वो भी क्या इंक्रीज करेगा वो नंबर, ठीक है। मैंने आपको जैसे कल भी बताया, अगर हमारी n की वैल्यू क्या है 1 और L की वैल्यू बता देता हूँ, N की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, राइट। नॉट L की वैल्यू, मैंने आपको डेजिनेशन सिंबल्स बता रहा हूँ। जैसे इनके डेजिनेशन सिंबल्स क्या हो सकते हैं, 1 के लिए हम क्या बोल सकते हैं K शेल, ठीक है, और 2 के लिए L शेल, 3 के लिए M शेल, 4 के लिए N शेल, K L M N O P, इस टाइप से आपका चलता रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके डेजिनेशन सिंबल्स, ठीक है, अल्फाबेटिकली, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वांटम नंबर पे, जो कि होगा हमारा क्या, देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब मेन क्वांटम नंबर, मेन शेल के बारे में बताता है, ये ध्यान रखना है। क्वांटम नंबर सेकंड हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम बोल देते हैं सेकेंडरी क्वांटम नंबर, क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी क्वांटम नंबर या फिर सब्सिडरी क्वांटम नंबर, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। जो स्मॉल एल की वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी किस पे, मेन क्वांटम नंबर मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, ठीक है, मतलब स्मॉल एन पर। ये हमें डिफाइन करता है 3D शेप ऑफ द ऑर्बिटल, 3D शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है, मतलब सब शेल्स कितनी होंगी, किस किस टाइप की होंगी, राइट, वो ये बता देता है सब शेल्स कौन कौन सी होंगी, ठीक है। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, जो l की वैल्यू रहेगी वो कितनी हो सकती है n,
रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1। इस पॉइंट को हम इस टाइप से समझ सकते हैं। मान लीजिए n की वैल्यू है 4, तो जो l की वैल्यू होती है वो होती है 0 से लेके n-1 तक, 0 to n-1। मतलब n की वैल्यू जो हो सकती है, l की वैल्यू, n की वैल्यू 4 के लिए l की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। दिस इज n-1। ठीक है, तो टोटल वैल्यूज कितनी आई? 1 2 3 4। मतलब उसने क्या कहा कि जो हमारी l की वैल्यूज होंगी, ठीक है, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n, वो कितनी रहेंगी? इक्वल टू वैल्यू ऑफ n। मान लीजिए आप n की वैल्यू 6 के लिए कैलकुलेट करना चाह रहे हो कि l की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, तो डेफिनेटली कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी? 6। कौन कौन सी? 0 1 2 3 4 5। ठीक है, सपोज करिए आप n 7 के लिए निकालना चाह रहे हैं या n 9 के लिए बताना चाह रहे हैं, तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी? वो होंगी आपकी 0 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इन्हें काउंट कर सकते हैं, कितनी वैल्यूज हैं? 9। आप इन्हें काउंट कर सकते हैं, कितनी वैल्यूज हैं? 6। ठीक है, मतलब जो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l रहेंगी वो इक्वल रहेंगी किसके? नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l रहेंगी इक्वल आपकी n के। तो मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, सिंपली लर्न रखना है आपको। नंबर ऑफ possible values of L इक्वल टू वैल्यू ऑफ n, जो इसकी वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू ऑफ स्मॉल n। ओके, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। इट टेल्स अस अबाउट द शेप्स ऑफ सबशेल। सबशेल्स हमारी, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, कल भी मैंने आपको एक चार्ट बताया था। अगर सपोज करिए हमारी L की वैल्यू, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ये हमारी L की वैल्यू, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपका, यहाँ पे मैं लिखूंगा L की वैल्यू, और इधर मैं लिखूंगा आपके सिंबल्स। ठीक है, जो उनके लिए हम सिंबल डेजिनेशन सिंबल्स यूज करेंगे। ठीक है, अगर मान लो L की वैल्यू 0 है तो हम बोलेंगे उसको एस सब शेल। अगर L की वैल्यू 1 है, इसको आप बोल सकते हो सब शेल। ठीक है, सिंबल्स ऑफ सब शेल। ठीक है, सब शेल। अगर हमारा L की वैल्यू 1 है तो होंगे P। अगर हमारी L की वैल्यू 2 है तो होगी D। अगर हमारी L की वैल्यू 3 है तो होगी F। अगर हमारी L की वैल्यू 4 है तो क्या होगी? G। अगर हमारी L की वैल्यू 5 है तो क्या हो जाएगा? H एंड सो ऑन। ठीक है, इस टाइप से चलता रहेगा। S के लिए 0, 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F, 4 के लिए G, 5 के लिए H। ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है उस पे आते हैं। द वैल्यू फॉर L इज टू 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। और नोटेशन उसकी क्या रहेगी? S P D F G H सो ऑन। नेक्स्ट शेप्स देख लेते हैं जो मैंने आपको डिस्कस किया था। S ऑर्बिटल, ये आपकी S ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है? ये S। ये S मतलब स्फेरिकल। ये कैसा है? स्फेरिकल। ठीक है, ये कैसा ऑर्बिटल है? स्फेरिकल ऑर्बिटल। ये आपके P ऑर्बिटल्स है। P के अंदर 3 ऑर्बिटल है। एक हो गया आपका PX, एक हो गया आपका PY, एक हो गया आपका PZ। जो PX है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, आप देख सकते हैं। जो लोब है हमारी, इसको बोलते थे डम्बेल शेप। कौन सी शेप? डम्बेल शेप। जो अगर मान लो आपको PX ड्रॉ करना है और आपने बोला ये एक्स एक्सिस है तो, और ये वाई एक्सिस है, तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि जो हमारा PX होगा वो इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा PX। तो जिस एक्सिस के अलॉन्ग है वही हो जाएगा। ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसको क्या बोल देंगे? PY। ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसको क्या बोल देंगे? PZ। अभी आते हैं डी ऑर्बिटल की शेप पे। डी ऑर्बिटल के अंदर कितने ऑर्बिटल है? टोटल 5 ऑर्बिटल्स। टोटल कितने ऑर्बिटल हैं? 5। कौन कौन से हैं 5? बता देता हूं मैं आपको। DXY, DYZ, DZX, DZX, और कौन सा है? DX² माइनस वाई स्क्वेयर और DZ²। DX² माइनस वाई स्क्वेयर और DZ²। जो DXY, DYZ और DZX हैं, ये आपके होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस। इनकी जो लोब्स होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? इन बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, और ये आपके होते हैं अलोंग द एक्सिस। इनकी जो लोब होती है वो कहाँ पे होती हैं? अलोंग द एक्सिस। अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखिए ध्यान से, मैं आपको शो कर देता हूँ। आपने देखा DX² माइनस वाई स्क्वेयर, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, और अलोंग द एक्सिस आपकी लोब्स हैं। आप देख सकते हो ना, अलोंग द एक्सिस। ये लोब्स कहाँ पे हैं आपकी? अलोंग द एक्सिस। अगर अलोंग द एक्सिस आपकी लोब्स हैं, ये आपको हो गया अलोंग द एक्सिस। ठीक है, DXY, DXZ और DXY। ठीक है, DXY, DXZ, और ये क्या होगा आपका? DYZ। ठीक है, ये क्या होगा आपका? DYZ। ये होंगे आपकी इन बिटवीन द एक्सिस। इन बिटवीन द एक्सिस।
मैंने आपको क्या बताया, हमारे पास कितनी लूप्स हैं, एक है हमारी डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स बोल लीजिए, एक्स जेड बोल लीजिए, ठीक है, डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये 5 मैंने आपको डी में ऑर्बिटल्स बताए थे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और मैंने आपको बता दिया क्या, ये क्या आपका डी वाई जेड। सो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स ये आपकी इन बिटवीन द एक्सिस हैं और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये आपकी अलोंग द एक्सिस है। ये कहाँ पे आपकी अलोंग द एक्सिस, बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये आपकी इन बिटवीन द एक्सिस है। ये कहाँ पे आपकी इन बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वांटम नंबर आता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। उसके बाद हम मूव करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर पे। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या कहता है, सिंपल सी बातें हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम शो करेंगे एम एल से, ठीक है, एम एल से। सिंपली आप एम से भी शो कर सकते हो। दूसरा सिंबल क्या है इसका, स्मॉल एम। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वाज गिवन बाय जीमैन। जीमैन इफेक्ट मैंने बताया था ना, जो बोर की लिमिटेशन में था, बोर ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो था जीमैन इफेक्ट। सो जीमैन इफेक्ट को बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सो द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वाज गिवन बाय जीमैन एंड मैं आपको बता देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड में लाइंस क्या हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में। एंड इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसका जो नोटेशन क्या है, एम एल। इट डिफाइंस अ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड देयर ओरिएंटेशन इन एन इलेक्ट्रॉन सेल। कितने ऑर्बिटल्स होंगे, जैसे एस में 1 है, पी में 3 है, डी में 5 है, एफ में 7 होंगे, वो बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब सेकेंडरी क्वांटम नंबर मतलब सब्सिडरी क्वांटम नंबर मतलब एल, ठीक है। इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, एल पर। एन की वैल्यू से हम बता सकते थे एल और एल की वैल्यू से हम बताएंगे एम एल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब स्मॉल एल, इट्स रेंजेस फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल। ये मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था, ध्यान से समझिए। एम एल की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी माइनस एल से लेके 0 से लेके प्लस एल। सिंपल वर्ड्स में आप बोल सकते हो माइनस एल टू प्लस एल इंक्लूडिंग 0, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं एन की वैल्यू है 4, तो एल की वैल्यू हो सकती है 0, एल की वैल्यू हो सकती है 1, एल की वैल्यू हो सकती है 2 और एल की वैल्यू हो सकती है 3। अगर एल की वैल्यू 0 है तो एम एल की वैल्यू सिर्फ एक ही पॉसिबल है 0, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगर एल की वैल्यू 1 है तो एम एल की 3 वैल्यू पॉसिबल है, -1, 0 और +1। अगर एल की वैल्यू 2 है तो एम एल की 5 वैल्यू पॉसिबल है, देखो -2 फिर -1, 0, +1, +2। अगर एम की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू 3 है तो एम एल की 7 वैल्यूज पॉसिबल है, -3 से लेके +3 मतलब -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यूज है टोटल, 1। ये कितनी वैल्यूज हैं, 3। ये कितनी वैल्यूज हैं, 5। यहाँ पर कितनी है, काउंट करिए, 7। तो डेफिनेटली यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की अगर मैं बात करूँ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की दोनों केसेस में, नंबर ऑफ सभी केसेस में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पे कितने हैं 1, यहाँ पे कितने हैं 3, यहाँ पे कितने हैं 5 और यहाँ पे कितने हैं 7 ऑर्बिटल्स, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं 7 ऑर्बिटल्स। अगर एन वैल्यू 4 के लिए, एक आपने लोअर ग्रेड्स में पढ़ा होगा कि बहुत बड़ी स्कीम होता है कि मतलब एक मान लो एन की वैल्यू 4 है तो इसको हम बोलेंगे KLM शेल। ये कौन सी शेल है, एन शेल। और एन शेल में एन वैल्यू 4 के लिए कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 2n²। सो 2 × 4 का स्क्वायर मतलब हो गया आपका 32, है ना। 4 का स्क्वायर मतलब 32 हो गया। सो ये कितना आ गया, 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ऑर्बिटल की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो आप बॉक्स से कर सकते हैं। ये एक ऑर्बिटल है, एक बॉक्स, 2 बॉक्स बना दिए 2 ऑर्बिटल, 3 बना दिए 3 ऑर्बिटल, 4 बना दिए 4 ऑर्बिटल। ये साइज इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है, ये सेम रहेंगे जैसे मैं दिखा रहा हूँ अभी इस टाइप से, 1 2 3 4, ठीक है। 5 बना दिए तो 5 ऑर्बिटल, 6 बना दिए तो 6 ऑर्बिटल, लाइक दिस, ठीक है। और आप शो कर सकते हो सर्कल से, लाइक 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, इस टाइप से। कभी कभी आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो 1 2 3 4 लाइक दिस, ठीक है। सो जनरली आपको ये वाली रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए मिलती है, दिस वन, ठीक है, दिस वन,
ओके, चलिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमें पता लग चुके हैं। अगर n वैल्यू 4 है, और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, एक वैल्यू अगर आपकी n वैल्यू 4 है तो उसमें मैक्सिमम आपने कहा कि 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने? 2। तो सपोज करिए इसके अंदर एक ऑर्बिटल है, यहाँ पे कितने ऑर्बिटल? 3। ओके, यहाँ पे कितने ऑर्बिटल? 5, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन्स। इधर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 7 2 जा 14 इलेक्ट्रॉन्स। जरा टोटल करना, 2 + 3 + 5 + 14 कितना हो गया? 10 और रह गया ना, सॉरी 10, नॉट 2 + 3, 2 + 6, राइट। इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर रहे हैं, नॉट ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। 2 + 6 + 10 + 14 तो कितना हो गया? 2 और 3 मतलब 32 इलेक्ट्रॉन्स। सो इस तरीके से ये डिवाइड्स हैं 32 इलेक्ट्रॉन, एस में, पी में, डी में, एफ में। ठीक है, तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आपको माइंड में हमेशा रखना है। ठीक है, फॉर वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर इट्स रेंजेस फ्रॉम -L to +L। इस तरीके से आप किसी भी क्वांटम नंबर के लिए ml की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करेंगे ms से, और सिंपली आप बोल सकते हो स्मॉल s। स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, मतलब डायरेक्शन भी होगी इसकी। एंड देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ s, या तो होगी +½ या होगी -½ डायरेक्शन मैंने बताया ना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस टाइप से स्पिन करने लगा मतलब क्लॉकवाइज, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन करने लगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो स्पिन दो ही तरह की पॉसिबल है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जनरली क्या बोल दिया जाता है? क्लॉकवाइज के लिए -½ एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ और क्लॉकवाइज के लिए +½ ठीक है, आई होप स्पिन क्वांटम नंबर इज क्लियर। सो किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो पोस्टल एड्रेस है वो क्वांटम नंबर्स बताते हैं। वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं क्वांटम नंबर्स। एक बार इन पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं क्विकली, ध्यान से देखिए। हमारा जो n है वो है मेन क्वांटम नंबर, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना। ये मेन शेल के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? मेन शेल के बारे में। जो हमारा L है ये हमारा सेकेंडरी क्वांटम नंबर, मतलब सब्सिडरी क्वांटम नंबर, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये हमारा सब शेल के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? सब शेल। जो हमारा ml है, ये ml ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हम बता सकते हैं वैल्यू ऑफ L के अकॉर्डिंग, और वैल्यू ऑफ L मतलब सब शेल की वैल्यू हम बता सकते हैं वैल्यू ऑफ N के अकॉर्डिंग, मतलब मेन शेल। तो जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ध्यान से समझिएगा, जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू रेंज करती है कहाँ से? -L से लेके +L इंक्लूडिंग 0। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml से हम डिनोट करते हैं, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। किसके बारे में बताता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। और जो लास्ट है हमारा वो क्या है? हमारा ms क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल s से भी डिनोट कर सकते हैं। वो हमें क्या बताता है? स्पिन के बारे में, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। ये हमें थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट जो हमारी शेल है, मेन शेल पे आते हैं। जो फर्स्ट शेल है उसको मैंने बताया आपको, आप अल्फाबेटिकली सिंबल दे सकते हैं के, सेकंड शेल को आप L बोल सकते हैं, थर्ड शेल को आप M बोल सकते हैं, और फोर्थ शेल को आप L बोल सकते हैं। ठीक है, KLM N। ठीक है, फोर्थ को क्या बोलेंगे हम? N शेल। KLMNOP लाइक दिस, ऐसे चलता रहेगा KLMN। ठीक है, जो फर्स्ट शेल है उसके लिए L की वैल्यू कितनी हो सकती है? क्योंकि आपको पता है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस पता है, जैसे L की वैल्यू होती है 0 to n-1। ठीक है, तो अगर वैल्यू ऑफ n हमारी 1 है तो a की वैल्यू पॉसिबल है 0। उसके लिए ml क्या होता है? ml की वैल्यू आपको बताइए कितनी होती है? ml की वैल्यू हो सकती है -L से लेके 0 से लेके +L तक। ठीक है, तो अगर एक वैल्यू या L की 0 तो वो भी ml भी 0 ही होगा। और एक ऑर्बिटल मतलब आया है, मतलब कितनी वैल्यूज आई हैं? एक मतलब एक ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, एक +½ स्पिन का और एक -½ ये ध्यान रखना है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने, एक अपर और एक लोअर, मतलब एक +½ स्पिन का और एक -½ स्पिन का। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने? 1। और किसी भी जो डेजिनेशन होता है उसको ऐसे दिखाते हैं NLX। यहाँ पे N क्या है? मेन क्वांटम नंबर, जो कि जैसे 1 है।
ठीक है। और एल की वैल्यू क्या है 0, 0 के लिए हम क्या लिखते हैं, कौन सी सब शेल, एस, ठीक है। और अगर इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैक्सिमम मान लो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो एक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 1s2 इस टाइप से हम शो करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल के शेल में आ सकते हैं 2। उसके बाद आती है एल शेल। एल शेल के लिए मैंने आपको बताया, जैसे एल शेल के लिए जो है आपकी मतलब एन की वैल्यू कितनी होगी 2, एन की वैल्यू 2 के लिए 2 एल की वैल्यू पॉसिबल है, स्मॉल एल की 0 और 1। 0 के लिए एम एल 0 ही होगा, 1 के लिए एम एल क्या हो जाएगा -1, 0 और +1, ठीक है। 0 वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जिनकी स्पिन होगी या तो +½ या -½ ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की +½ और 3 इलेक्ट्रॉन्स की -½ ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ पे कितने 1 और यहाँ पे कितने 3, तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं इसमें 4। सेकेंड शेल में टोटल ऑर्बिटल्स कितने 4, एक 2s और 3 2p वाले, ठीक है। 2p में 2px हो जाएगा, 2py हो जाएगा, 2pz हो जाएगा। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 और 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन जो आ सकते हैं सेकंड सेल में वो आ सकते हैं 8। कितने आ सकते हैं 8। उसके बाद आती है थर्ड सेल। थर्ड सेल आप चेक करेंगे, सिमिलरली 0 1 2 वैल्यू पॉसिबल है, 0 के लिए 0 ही पॉसिबल है ml, और ml की वैल्यू 1 के लिए -1 0 और +1 पॉसिबल है, और 2 के लिए -2 -1 0 +1 एंड +2 पॉसिबल है। 5 वैल्यूज, ठीक है, जिनकी स्पिन जो रहेगी इलेक्ट्रॉन्स की वो रहेगी +½ और -½ यहाँ पे एक ऑर्बिटल है, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स है, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल है, तो टोटल ऑर्बिटल हो गए 9। टोटल ऑर्बिटल कितने 9, ठीक है। आपने एक चीज और नोटिस करेंगे यहाँ पे, वो मैं आपको शो करूंगा। तो कौन कौन से ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल नेम क्या हो जाएगा 3s ऑर्बिटल, ये वाला हो गया जिसमें एल की वैल्यू 0 है, ml भी एक ही वैल्यू है 0, ठीक है। 3p में 3 ऑर्बिटल होंगे -1 0 और +1 के साथ, मतलब 3px 3py और 3pz, ठीक है। और 3d में 5 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन और 5 ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में आ सकते हैं 18। कितने आ सकते हैं 18। चलिए वेरी गुड। और फोर्थ सेल जिसके लिए 4 वैल्यूज पॉसिबल होंगी, मतलब जो वैल्यूज कितनी पॉसिबल वैल्यूज है, नंबर जो इक्वल रहेगा वो इक्वल रहेगा वैल्यू ऑफ एन के, और एन की वैल्यू कितनी है 4, मतलब 4 ही वैल्यू पॉसिबल है किसकी एन की भी, ठीक है। मतलब 0 1 2 3। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यू कैन सी 0 के लिए तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है ml की 0, और 1 के लिए 3 वैल्यू पॉसिबल है -1 0 एंड +1। 2 के लिए 5 वैल्यूज पॉसिबल है -2 -1 0 +1 एंड +2। 3 के लिए 7 वैल्यूज पॉसिबल है। तो आप देख सकते हैं स्पिन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, +½ और -½ यहाँ पे 1 ऑर्बिटल 1 वैल्यू है, 3 ऑर्बिटल्स 3 वैल्यूज हैं, 5 ऑर्बिटल्स 5 वैल्यूज हैं, और 7 ऑर्बिटल्स 7 वैल्यूज हैं। तो इसका डेजिनेशन सिंपल क्या हो जाएगा, मेन शेल 4 तो 4s हो गया, मेन शेल 4 एंड यहाँ पे क्या है एल की वैल्यू 1, मतलब 4p, इधर क्या आ जाएगा 4d और इधर क्या आ जाएगा 4f। s में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 3 मतलब p में 3 ऑर्बिटल है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी में आपके 5 ऑर्बिटल है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और यहाँ पे आपके कितने ऑर्बिटल्स हैं 7 ऑर्बिटल्स हैं, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आपने यहाँ पे देखा टोटल ऑर्बिटल कितने 7 + 5 12 + 3 15 और 1 16। तो आपने एक चीज नोटिस करी, आपने ये चीज नोट करी, जो हमारे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसी पर्टिकुलर शेल में कितने पॉसिबल होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो पॉसिबल होंगे वो होंगे n², क्योंकि आप एक फॉर्मूला पढ़ चुके हो, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन ए पर्टिकुलर शेल, मान लो n शेल की बात हो रही है तो 2n² आ सकते हैं। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो n² ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, ठीक है। और हम क्या पढ़ चुके हैं, और हम ये पढ़ चुके हैं कि जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l रहेंगी वो किसके इक्वल है n की वैल्यू के, मतलब मेन शेल की वैल्यू के, ठीक है। और ठीक है, तो इस टाइप से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ml की कितनी वैल्यू पॉसिबल होंगी, ml की कितनी वैल्यू पॉसिबल होंगी, ml की वैल्यू पॉसिबल होंगी 2l + 1, ठीक है। अगर आपको मतलब किसी की l वैल्यू पता है और पूछे कि m कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, तो आप क्या कर सकते हैं 2 × 2l + 1, भाई जितनी वैल्यूज पॉसिबल है मतलब उतने ऑर्बिटल मल्टीप्लाई विद 2, मतलब हो जाएगा 4l + 2। जैसे कि एक एग्जांपल दे लेता हूँ, मान लो आपके l की वैल्यू 3 के लिए पूछ रहे हैं, तो l की वैल्यू 3 का मतलब कौन सा f सब शेल है ना, l की वैल्यू 3 का मतलब f सब शेल। f सब शेल के लिए ml कितना पॉसिबल होगा वो कैसे बताएं, अब बार बार आप -3 से +3 नहीं जाएंगे, आपको क्या करना है सीधा फॉर्मूला लगाना है
2 इंटू एल प्लस वन, एल कितना 3 प्लस 1 कितना होगा 7 वैल्यूज पॉसिबल होंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये 7 वैल्यूज हैं, कितनी वैल्यूज हैं 7, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, अगर पूछे कि इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं तो 7 वैल्यूज मतलब 7 ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल्स मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने बताया ना 4l प्लस 2 लगा दीजिए, 4 इंटू 3 प्लस 2 कितना हो गया 14, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। सो इस टाइप से आपको इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। दिस इज द समरी चार्ट ऑफ क्वांटम नंबर्स। सो हमने क्वांटम नंबर्स को रिकॉल किया। अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नीट एग्जाम हम डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से आपको क्वेश्चंस को ट्राई करना है, ठीक है। चलिए, और उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है नोट्स, जहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है, रिड्यूसेस टू जीरो, ठीक है, मतलब मिनिमम। द रीजन वेयर दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रिड्यूसेस टू जीरो इज कॉल्ड नोडल सरफेस, और सिंपली आप कह सकते हैं नोड्स। ये आपको ध्यान रखना है, जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स होते हैं वो होते हैं n-1, मतलब जो n की वैल्यू के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ नोड्स भी क्या होंगे, इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n की वैल्यू। जिसमें दो टाइप के नोड होते हैं, रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स। रेडियल नोड्स होते हैं n-l-1, मतलब हमें l की भी नीड है, किसके लिए, रेडियल नोड्स के लिए, मतलब सब शेल वाली वैल्यू की, मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर, मतलब सेकेंडरी क्वांटम नंबर, मतलब सब्सिडियरी क्वांटम नंबर की हमें नीड है, ठीक है, किसके लिए, रेडियल नोड्स के लिए। और एंगुलर नोड्स के लिए भी नीड है। एंगुलर नोड्स होता है l, एंगुलर नोड्स कितना होता है l। अगर आप n-l-1 प्लस l करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी n-1, जो कि होंगे टोटल नंबर ऑफ नोड्स, जो कि क्या होंगे आपके टोटल नंबर ऑफ नोड्स। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नीट एग्जाम, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर, हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ये है आपका क्वेश्चन 1 आउट ऑफ 10, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 को जिसमें आपको क्वांटम नंबर्स दिए हैं, लिस्ट 2 जिसमें आपको ऑर्बिटल नेम दिया हुआ है, तो उससे मैच करना है। तो अगर n की वैल्यू आपको पता है, ये जो जनरल होता है वो होता है nl, ऑर्बिटल नेम जनरल क्या होता है nl। अगर n की वैल्यू 2, ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको बता ही रखा है कि L की वैल्यू अगर आपकी यहाँ पे लिख देते हैं इस टाइप से, अगर आपकी L की वैल्यू 0 है तो S, अगर 1 है तो P, 2 है तो D, 3 है तो F, ठीक है, 4 है तो क्या हो गया G एंड सो ऑन, इस टाइप से चलता रहेगा। तो अगर L की वैल्यू 1 है तो क्या होगा भाई, N की वैल्यू 2, L की वैल्यू 1, तो ये मैच कर गया 2S हो गया, मतलब इसका तो सही मैच कर रहा है A का 1। N की वैल्यू 3, ठीक है, L की वैल्यू 2, L की वैल्यू 2 का मतलब है D, तो क्या हो गया आपका 3D। तो इस वाले का क्या होना चाहिए 3D। कहाँ मैच कर रहा है, ये मैच करेगा 4th से। तो हम क्या आंसर भी लिख लेते हैं, A का क्या हुआ 1, B का क्या हुआ 4th, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं C, 3 मतलब N3, L0 मतलब S, तो C का क्या हुआ सेकेंड, C का क्या हुआ सेकेंड, ये हो गया आपका C का हो गया सेकेंड, ठीक है जी। और नेक्स्ट है आपका D मतलब N की वैल्यू 2 और L की वैल्यू 0 मतलब 2S, N की वैल्यू 0 मतलब 2S। जो हमारा फर्स्ट वाला है L की वैल्यू 1, तो आपने ध्यान नहीं दिया, अगर L की वैल्यू 1 है तो P क्या है P, तो ये हमेशा ना ध्यान रखना है, अगर L की वैल्यू 1 आ जाती है तो कई बार हम S मार्क कर देते हैं। तो इस टाइप की सिली मिस्टेक मैंने आपको करके दिखाई ताकि आप एग्जाम में ना करें। सो ये 2P होगा, क्या होगा ये 2P, और ये क्या हो जाएगा 2S, ठीक है। तो आपका D वाले का जो मैच कर रहा है वो मैच कर रहा है आपका कौन सा, D वाले का मैच कर रहा है 1, और जो आपका A वाले का मैच करेगा वो करेगा आपका कौन सा 4th, कौन सा मैच कर रहा है 4th, और सॉरी नॉट 4th 3, राइट 3 है वो, तो A वाले का मैच कर रहा है 3, ठीक है। मैं एक बार दोबारा आपको शो कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर आइडिया लग जाए, शायद कंफ्यूज हो चुके हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। जो A है वो 2P होगा, 2P देख लीजिए 2P कहाँ है, थर्ड पे, थर्ड है बिल्कुल ठीक है। जो आपका B है वो 3 क्या होगा D, ठीक है, क्या होगा 3D लिखा हुआ है, तो ये किससे मैच करेगा B वाला 4th से। उसके बाद आपका जो C है वो 3S हो जाएगा, 3S मतलब आपका C का सेकंड हो गया, और जो आपका लास्ट वन है दैट इज D, वो आपका लास्ट से मैच कर जाएगा, मतलब D का फर्स्ट हो गया, ठीक है, D का क्या हो गया फर्स्ट, ठीक है, मतलब 2S। ऑप्शन मैच करना A3 B4 C2 D1।
सो A3, B4, C2, D1, ये तो फर्स्ट ही मैच कर गया, तो नॉट ऑप्शन B, C एंड D, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0 तो 2s बोलेंगे, 2 1 के लिए 2p बोलेंगे, 3 0 के लिए 3s बोलेंगे, 3 1 के लिए 3p बोलेंगे, 3 2 के लिए 3d बोलेंगे। मान लो मैं कहूँ n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू आपकी 3 है, तो बोलो। तो आपको पता है l की वैल्यू 0 के लिए s, 1 के लिए p, 2 के लिए d, 3 के लिए f, तो आप बोल देंगे इसको 4f। क्या बोल देंगे? 4f। हो गया। इस टाइप से आपको यह अटेम्प्ट करना है। चलिए मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है आपको, इजी क्वेश्चन है ये भी, सारी वैल्यूज गिवन है और आप क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मतलब इलेक्ट्रिक फैक्टर भी और मैग्नेटिक फैक्टर भी, ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ गिवन है लैम्डा गिवन है 300 नैनोमीटर, कितनी वेवलेंथ गिवन है? 300 नैनोमीटर, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ ए मेटल, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। यहाँ से इंसिडेंट लाइट फॉल्स करती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस काइनेटिक एनर्जी से इजेक्टेड आउट हुआ है, एमिटेड आउट हुआ है, उसकी वैल्यू है 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल, है ना। What is the minimum energy needed to remove an electron from the metal? आपको बताइए the minimum frequency required to remove the electron from this metal surface is known as threshold frequency। तो threshold frequency को हम दिखाते हैं न्यू नॉट से, अगर इसको h से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा मिनिमम एनर्जी E नॉट, है ना। तो ये हमें E नॉट कैलकुलेट करना है। आपको ये भी पता है कि अगर मैं यहाँ से h न्यू दे रहा हूँ और इसको निकलने के लिए चाहिए न्यू नॉट, h न्यू नॉट, तो जो ये होगी वो काइनेटिक एनर्जी ऐड कर देंगे, तो h न्यू क्या हो जाता है? एच न्यू नॉट, एच न्यू क्या हो जाता है आपका? एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। एक फॉर्मूला और भी पता है आपको कि न्यू क्या होता है? सी बाय लैम्डा, तो न्यू नॉट क्या हो गया? सी बाय लैम्डा नॉट। इन फॉर्मूलेज के हेल्प से आप इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें जो भी आपको नीड है, जैसे h की आपको नीड है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड गिवन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट की नीड है तो 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकंड गिवन है। अगर मोल को कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो वो भी गिवन है आपको, ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल, इतने होते हैं आपके। ये ध्यान रखना है, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू गिवन है। चलिए आंसर देख लेते हैं और सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे करना है। आपको क्या पहले कैलकुलेट करना है? एनर्जी ऑफ वन फोटोन। क्या कैलकुलेट करना है? एनर्जी ऑफ वन फोटोन। जो लाइट आ रही है वो फोटोन्स की फॉर्म में आती है, तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या हो गया आपका? E इजकल टू एच न्यू, और न्यू होता है आपका C बाय लैम्डा, तो ये हो गया एच सी बाय लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा आपको गिवन है 300 नैनोमीटर, तो यहाँ से आप इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। फॉर 1 मोल फोटोन्स के लिए तो कितनी, क्योंकि आपको एनर्जी जो गिवन है 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी गिवन है वो भी किसमें? पर मोल में, ठीक है। किसमें गिवन है? पर मोल में। तो आपको 1 मोल फोटोन्स की एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी। 1 मोल फोटोन्स की एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी? E इजकल टू एच सी बाय लैम्डा मल्टीप्लाई विद Na। Na क्या है? नंबर ऑफ पार्ट, मतलब Na क्या? एवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 6.023 इंटू 10⁻23। आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज पुट करेंगे, h की वैल्यू पुट करी, c की वैल्यू पुट करी, लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है जो कि 300 नैनोमीटर, जिसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। आपको पता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, तो ये आपका हो गया लैम्डा। वेवलेंथ E की वैल्यू आपके आ जाएगी यहाँ से 3.99 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। कितनी वैल्यू आ चुकी है? E की वैल्यू 3.99 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। अब आपको एक चीज तो पता ही है, क्या पता है आपको भाई? एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एच न्यू नॉट, तो एच न्यू नॉट क्या हो जाएगा? एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी, एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं कहूँ कि एच जो न्यू है ये ई है, तो ये क्या हो जाएगा? ई नॉट, तो ई नॉट क्या आ जाएगा? ई माइनस काइनेटिक एनर्जी, ई माइनस काइनेटिक एनर्जी। चलिए रख देते हैं वैल्यूज, ई नॉट इजकल टू ई माइनस काइनेटिक एनर्जी। ई आप कैलकुलेट कर चुके हो और काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल, ठीक है। आप इसको डब्ल्यू नॉट भी बोल सकते हैं, लाइक ए वर्क फंक्शन, लाइक ए वर्क फंक्शन, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करेंगे अभी, डब्ल्यू नॉट इजकल टू ई माइनस के ई, और डब्ल्यू नॉट या फिर आप बोल सकते हैं ई नॉट, मिनिमम ही तो है तो ई नॉट बोल दीजिए, ठीक है। सो 3.99 जो कि ई है इंटू 10⁵ जूल पर मोल माइनस 1.68
इंटू 10⁵ जूल पर मोल। जूल पर मोल इज द यूनिट, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे जूल पर मोल। जब इनको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.31 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। 2.31 इंटू 10⁵ जूल पर मोल वो क्या है आपकी, देखिए मिनिमम एनर्जी जो हमें चाहिए टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। आई होप यू आर क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। आपको रेडियस का फॉर्मूला पता ही है, जो रेडियस होता है वो क्या होता है, a0 n² / z। a0 की वैल्यू पता होती है, मान लो आपको किसी भी ऑर्बिट की वैल्यू निकालनी है तो आपको a0 इंटू n² / z करना होता है। n की वैल्यू आपको पता ही होती है, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑर्बिट कौन सा है, z एटॉमिक नंबर। a0 की वैल्यू आपको पता ही है 0.529, क्या ले सकते हैं आप 0.529 पिकोमीटर, ठीक है, या फिर 0.529 एंगस्ट्रॉम और 52.9 पिकोमीटर, ठीक है। 0.529 एंगस्ट्रॉम और 52.9 पिकोमीटर आप ले सकते हैं, ठीक है। बट उन्होंने वैल्यूज भी गिवन है, देखते हैं जरा। द रेडियस ऑफ द ग्राउंड एट द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, ग्राउंड स्टेट मतलब n की वैल्यू 1 दे दी, हाइड्रोजन एटम है तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया आपका 1, मतलब z की वैल्यू कितनी 1 हाइड्रोजन के लिए। लिथियम के लिए पूछा, एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है, हमें पता है एटॉमिक नंबर तो लिथियम का 3 होता है, बट गिवा हुआ है इन ए सिमिलर स्टेट। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे। वी नो दैट Rn की वैल्यू क्या होती है, Rn मतलब हाइड्रोजन एटम इंटू n²/z। ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा था n की वैल्यू 1, ठीक है। ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा था n की वैल्यू क्या होगी 1। उसने कहा है कि जो हमारी 0.53 एंगस्ट्रॉम है वो हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, मतलब Rn इंटू n²/z की वैल्यू, मतलब Rn इंटू n²/z की वैल्यू अगर मैं कहूँ Rn ऑफ हाइड्रोजन एटम इंटू n² की वैल्यू कितनी 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय z कितना 1, तो ये कितना आ गया आपका Rn ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। वो गिवन है आपको कितना 0.53, मतलब Rn जो आपके हाइड्रोजन की आई है वो कितनी आ चुकी है 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। वो आपको गिवन है, वो आपको क्या है गिवन, आप देख सकते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम आपको गिवन है। तो जो रेडियस है, जो आपकी क्या है रेडियस किसकी, ग्राउंड स्टेट की हाइड्रोजन एटम की, वो कितनी है 0.53 एंगस्ट्रॉम। जरा पुट करेंगे वैल्यू, तो Rn अगर आपको लिथियम की निकालनी है तो 0.53 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई विद 1 का स्क्वायर, 1 मतलब फर्स्ट उसी सेम स्टेट में, मतलब सेम स्टेट में निकालनी, मतलब n की वैल्यू 1 के लिए निकालनी ग्राउंड स्टेट में ही, और z की वैल्यू चेंज हो जाएगी जो कि हो जाएगी लिथियम की 3। जब आप इस वैल्यू को पुट करेंगे तो Rn की वैल्यू आपको पता ही है 0.53 a0 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू 1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 3, सॉल्व करने पे लिथियम की जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0.17 एंगस्ट्रॉम। तो आंसर कौन सा मैच किया आपका, ऑप्शन ए। मतलब द रेडियस ऑफ Li2 पॉजिटिव आयन, द रेडियस ऑफ Li2 पॉजिटिव आयन इन ए सिमिलर स्टेट, मतलब कौन सी स्टेट, ग्राउंड स्टेट, वो क्या रहेगी आपकी, वो रहेगी आपकी 0.17 एंगस्ट्रॉम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। चलिए मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इजी। स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम, स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 1s2, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये कौन सा सिस्टम है, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू दैट हो, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम निकालना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 यहाँ पे तो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और He पॉजिटिव, He का एटॉमिक नंबर होता है 2 और 1 इलेक्ट्रॉन गया तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब देख लेते हैं आंसर कौन सा मैच कर रहा है। आंसर इज सी। स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। हीलियम के पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो स्पेक्ट्रम ऑफ Li पॉजिटिव, जिसके पास Li का एटॉमिक नंबर होता है 3, एक इलेक्ट्रॉन, जिसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होता है 1s2 2s1, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये बन गया Li पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन रह गया ओनली 1s2, मतलब वो सिमिलर है किसके, He के, जिसका भी क्या है 1s2 इज सिमिलर टू दैट ऑफ हीलियम बिकॉज ऑफ बोथ He एंड Li पॉजिटिव हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है दोनों। कैसे सिस्टम है दोनों, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो एकदम से इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस नीट में आते हैं जिन्हें आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, और डेफिनेटली अभी आपको कॉन्सेप्ट पता है। चलिए मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा हुआ डी ब्रोगली, हमें पता है डी ब्रोगली, राइट।
आप सभी को पता है डी ब्रोगली, आपको पता है इज इक्वल टू क्या होता है एम सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, और आपको पता है इज इक्वल टू क्या होता है एच न्यू। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, 1 और 2 को कंपेयर करने पे एच न्यू किसके इक्वल हो जाएगा एम सी स्क्वायर के लिए। आपको पता है एच न्यू न्यू क्या होता है सी बाय लैम्डा, आपको पता है एम सी स्क्वायर लिखा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, आपको पास क्या बचा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम सी। ठीक है, अगर सी की स्पीड से कोई नहीं चल रहा है तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी, बिल्कुल ठीक बात है। ये हो गया लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी, फिर एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल, वी इज द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, वो कह रहा है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आपको सभी को पता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, और मोमेंटम का जो मल्टीपल है, जो प्रोडक्ट है, वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई होना चाहिए। चलिए, बट उसने तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी लिखा है, देखते हैं सॉल्यूशन में क्या कहता है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स, एक मिनट में इसे रफ कर देता हूं। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस्ड अरेंजमेंट, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। सो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली इक्वेशन, आपको बताइए लैम्डा इज इक्वल टू, अभी मैंने ड्राइव करके बताया लैम्डा क्या होता है आपका, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम बी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, द अनसर्टेनिटीज ऑफ पोजीशन, मतलब डेल्टा एक्स एंड मोमेंटम जो कि होता है डेल्टा पी, और डेल्टा पी को हम लिख सकते हैं क्या एम डेल्टा वी, क्योंकि जो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो होता है एम वी। अगर मैं डेल्टा पी लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ एम डेल्टा वी, बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, आर रिलेटेड एज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी क्या होता है ग्रेटर देन एच बाय, ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। डेल्टा पी की वैल्यू क्या है एम डेल्टा वी, मतलब डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई। मतलब क्या हुआ, आपको ये पता है कि जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब डेल्टा वी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं डेल्टा ए एक्सेलरेशन। सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा एक्स इंटू एम, और डेल्टा वी की जगह क्या लिख सकता हूँ भी, डेल्टा वी की जगह क्या लिख सकता हूँ डेल्टा ए इंटू में डेल्टा टी, पुट कर दीजिए डेल्टा ए इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। अब आपको पता है फोर्स क्या रहता है मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स क्या रहता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं एफ इजकल टू एम डेल्टा ए, तो एफ इजकल टू एम डेल्टा ए आपका क्या हो जाएगा एफ इजकल टू एम सॉरी एम डेल्टा ए आपका क्या हो जाएगा एफ, तो ये क्या हो गया आपका एम डेल्टा ए एफ, ये बना दिया मैंने एफ, डेल्टा टी एज इट इज, डेल्टा एक्स एज इट इज ग्रेटर देन एच बाय 4 पाई। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं, और एफ इंटू डेल्टा एक्स ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा ई, ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा ई, तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई। सो डेल्टा ई क्या है आपका एफ इंटू डेल्टा एक्स इज द एनर्जी, आप सभी को पता है। तो स्टेटमेंट बी जो कि कह रहा है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई, हाइजेनबर्ग कहता है, और उसने लिखा है कि डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई। क्या ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हमने चेक कर लिया। सो ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है। हाफ फील्ड मतलब जैसे मान लो मैं पी का एग्जांपल लेता हूँ, तो पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, हाफ फील्ड का मतलब है सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन 1 2 एंड 3, तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड की बात करें तो कंप्लीटली फील्ड कर देते हैं 1 2 और 3। कंप्लीटली फील्ड करूँ तो देखो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, पहले सिंगल सिंगल फिल करते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, होम्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड अबाव प्रिंसिपल्स को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपके हो गई, तो हाफ फील्ड ये हाफ हो गया, ये फुल हो गया। तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड दोनों स्टेबल होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है इनके अंदर। ठीक है, ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, इनकी एक्सचेंज एनर्जी एक्स्ट्रा होती है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि एक्सचेंज एनर्जी एक्चुअली में है क्या। ठीक है, ग्रेटर सिमेट्री, सिमेट्री तो है ही, हाफ फील्ड है सभी के पास एक एक है, और फुली फील्ड है तो सभी के पास दो दो है। ठीक है, एंड मोर बैलेंस्ड अरेंजमेंट, तो ये भी आपकी स्टेटमेंट क्या है करेक्ट। बट द लास्ट वन फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज लाइक एच हो गया, लाइक एच ई पॉजिटिव हो गया, जिन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, उनकी एनर्जी सिर्फ डिपेंड करेगी एन पर। किस पे डिपेंड करेगी एन पर। ठीक है, मतलब अगर एन की वैल्यू सेम है, चाहे फिर वो सबशेल कुछ भी हो, एस ओ पी हो डी हो, एनर्जी क्या रहेगी सेम। मतलब
इनकी एनर्जी जो n पे डिपेंड करती है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के L पर डिपेंड नहीं करती। जो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, n पर, मेन शेल पर, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर, L पर डिपेंड एजीमुथल क्वांटम नंबर पर नहीं करती। सो चाहे मैं 2s लिखूं या 2p लिखूं, एनर्जी क्या होगी, मेन शेल क्या है दोनों की, n इज इक्वल टू 2 सेम, तो एनर्जी क्या होगी, सेम। तो एनर्जी क्या होगी आपकी, सेम। आई होप दिस इज क्लियर। तो जो उन्होंने लिखा हुआ है कि 2s और 2p ऑर्बिटल इज इक्वल इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, सो स्टेटमेंट डी इज इनकरेक्ट। तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि द एनर्जी ऑफ द 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द 2p ऑर्बिटल। नहीं, 2s और 2p की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, सेम होगी, बिकॉज इनकी जो मेन शेल है वो क्या है, सेम। और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए, क्योंकि उसने हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए बोला है, इनके लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड, इनके लिए किस पे डिपेंड करता है, एल वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता। मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो सिर्फ एन वैल्यू, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड होगी बात। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो गया, विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी सिंपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप सभी को पता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का जो मल्टीपल होगा, जो प्रोडक्ट होगा, दैट इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू h/4π। अगर ऐसा है तो वो कह रहा है कि अगर अनसर्टेनिटी इन पोजिशन और मोमेंटम दोनों इक्वल हो जाए, मतलब डेल्टा एक्स इक्वल हो जाए डेल्टा पी के। ट्राई करिए सभी इस क्वेश्चन को, ठीक है, थोड़ा सा पॉज लेके ट्राई करिए। एंड देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटीज, तो पूछा डेल्टा वी बताइए। डेल्टा वी बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। सॉल्यूशन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन कह रहा है आपका कि आंसर ए मैच करेगा। कैसे मैच करेगा वो भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4π, ग्रेटर देन इज इक्वल टू द, हमने अभी ग्रेटर देन वाला साइन हटा के इज इक्वल टू लेके चलते हैं। अगर डेल्टा एक्स गिवन क्या है, डेल्टा एक्स मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हमारी डेल्टा पी के इक्वल है, मतलब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम के, तो हम कहते हैं डेल्टा एक्स अगर डेल्टा पी के इक्वल है तो यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह क्या रख देते हैं, डेल्टा पी। अगर मैंने ऐसा किया तो डेल्टा पी का क्या हो गया, स्क्वायर इज इक्वल टू h/4π। डेल्टा पी क्या होता है, एम डेल्टा वी लीनियर मोमेंटम, राइट। एम वी आपको पता है, पी क्या होता है, एम वी, पी क्या होता है, एम वी। ठीक है, जब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, स्क्वायर ओपन किया, एम स्क्वायर डेल्टा वी का स्क्वायर। हमें क्या बताना है, डेल्टा वी की वैल्यू, तो डेल्टा वी क्या आ जाएगा, h/4π अपॉन एम स्क्वायर, और पूरे का क्या आ जाएगा, अंडर रूट। अगर मैं पूरे का अंडर रूट कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा बताइए जरा, एम स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा 2, एम स्क्वायर का m और h/5 अंडर रूट में रहे, तो डेल्टा v क्या आ चुका है आपका, जरा चेक करिए, 1/2m अंडर रूट h/5। डेल्टा v इज द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, 1/2m अंडर रूट h/5, 1/2m अंडर रूट h/5। ऑप्शन ए आपका मैच कर रहा है। क्वेश्चन 6 का आंसर होगा ऑप्शन ए, 1/2m अंडर रूट h/5। ठीक है, आप देख सकते हैं 1/2m अंडर रूट h/5। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से क्वेश्चंस आए हैं, तो देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज ए न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज गिवन एज डेल्टा ई, आपको गिवन है डेल्टा ई पर एटम। ठीक है, पर एटम, जो कि गिवन है 3.03 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम। क्या गिवन है, 3.03 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम। उसने कहा कि वेवलेंथ बता दो। क्या कहा, वेवलेंथ बता दो। एच गिवन है, सी गिवन है, हमें फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। और अगर E इज इक्वल टू एच न्यू है, ठीक है, तो न्यू क्या होता है, c/λ। फिर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू गिवन है, h की वैल्यू गिवन है, e की वैल्यू गिवन है, लैम्डा बताना है। बताइए, ये नहीं कर सकते हम, बताओ ये नहीं कर सकते क्या, लैम्डा इज इक्वल टू HC अपॉन ई, लैम्डा इज इक्वल टू HC अपॉन ई, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 2 सेकंड का पॉज लेके वैल्यूज नोट करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सो चलिए देख लेते हैं आंसर क्या होगा, एक बार सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है, आंसर इज मैचिंग विद ऑप्शन सी। चलिए, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू, जहां पे न्यू क्या हो जाता है, c/λ। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, आप सभी को पता है ना, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा इज वेवलेंथ। तो E इज इक्वल टू HC/λ। ठीक है, सो E की वैल्यू पुट करी 3.03, डायरेक्ट जो अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, कौन सा फॉर्मूला ड्राइव किया है, लैम्डा इज इक्वल टू HC अपॉन E।
ठीक है, इस फॉर्म में वैल्यू पुट करते हैं। लैम्डा इजकल टू एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड आपको गिवन है। सी की वैल्यू आपको पता ही होती है 3 इंटू 10⁻8 मीटर सेकेंड, राइट, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और नेक्स्ट आपको गिवन है क्या, 3.03 इंटू 10⁻19 जो कि है लैम्डा की वैल्यू। किसकी वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 3.03 इंटू 10⁻⁻19 जो कि थी हमारी वेव लेंथ। जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया कंप्लीटली तो आपको क्या आंसर मिला वो भी देख लेते हैं। आपको आंसर मिला ये, देखिए जरा, 6.56 इंटू 10⁻7 मीटर, ठीक है, ये क्या है आपका 6.56 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। और 6.56 इंटू 10⁻7 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻9 से, 10⁻9 से, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 नैनोमीटर में कितना होता है 10⁻9 मीटर। कितने मीटर होते हैं 10⁻9 मीटर। तो 1 मीटर में कितने नैनोमीटर हो गए 10⁻9, 1 मीटर में इतने नैनोमीटर होते हैं, 10⁻9 नैनोमीटर। जैसे हमने अभी कन्वर्ट किया था 300 नैनोमीटर को, तो हमें कन्वर्ट करना कैसे होता है, 1 नैनोमीटर को कन्वर्ट कर देते हैं हम 10⁻9 से मल्टीप्लाई करके। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 मीटर में 100 जैसे सेंटीमीटर होते हैं ना, उसी तरीके से 1 मीटर में 10⁻9 नैनोमीटर होते हैं, ठीक है, 10⁻9 नैनोमीटर। तो 1 मीटर की जगह अगर मैं इसको लिख दूं 1 मीटर, तो 1 मीटर की जगह मैंने रख दिया 10⁻9 नैनोमीटर। जब इनको पावर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो 9 - 7 क्या हो जाएगा 2, तो 6.56 इंटू 10⁻2 नैनोमीटर। जब मैंने इसका डेसिमल रिमूव किया तो ये 100 से 100 कैंसिल और ये क्या आ गया आपका 656 नैनोमीटर, 656 नैनोमीटर। मैं क्विकली आपको बता देता हूँ, ध्यान रखना, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर। मतलब 1 नैनो का मतलब एक्चुअली में क्या होता है, 1 नैनो का मतलब होता है 10⁻9, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आता है 1 नैनोमीटर इजकल टू 10⁻9 मीटर, ठीक है। और अगर मैं 1 मीटर की बात करूं, 1 मीटर में कितने नैनोमीटर में होते हैं, तो ये नीचे आ जाएगा बेस में, तो बेस की पावर ऊपर चली जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो 10⁻9 नैनोमीटर। 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं 10⁻9। तो आपका आंसर इस कैलकुलेशन को करने के बाद क्या आया है 656 नैनोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है एक बार चेक कर लेते हैं, 656 नैनोमीटर, ऑप्शन सी आपका मैच करना है क्वेश्चन 7 का। क्वेश्चन पर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या होगा, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट याद आ गया होगा आपको, लैम्डा इजकल टू h अपॉन mv। आप सभी को याद आ गया है, लैम्डा इजकल टू h अपॉन mv ऑफ ए पार्टिकल विद मास, ठीक है, m आपको गिवन है 1 ग्राम, विद वेलोसिटी आपको गिवन है 100 मीटर पर सेकेंड। मैंने h/mc क्यों नहीं लगाया, बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट से स्पीड नहीं है, वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं है, क्या है यहाँ पे एक डिफरेंट वेलोसिटी है, तो डिफरेंट वेलोसिटी के लिए हमें क्या लगाना है h/mv, जो कि गिवन है आपको 100 मीटर पर सेकेंड। बस अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा बता दीजिए, h की वैल्यू फिक्स होती है जो कि है आपकी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इन सभी वैल्यूज को पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, जरा देख लेते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू होता है h अपॉन mv। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपको पता है p इज इक्वल टू क्या होता है mv, लीनियर मोमेंटम, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, आप इसको लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, क्या लिख सकते हैं h अपॉन p। और आप ये भी लिख सकते हैं कि p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से लर्न कर सकते हैं, आपके लिए कंफर्टेबल जिस भी वे में हो लर्न करना उस वे से लर्न करिए। सो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन। h की वैल्यू हमें पता है 6.625 इंटू 6.626 भी बोल सकते हैं इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, एंड 6.63 इंटू 10⁻34। जब हमने इस वैल्यू को पुट किया यहाँ पे हम रखेंगे जूल सेकेंड, ठीक है, या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्या बोलेंगे पूरा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जब हमने वैल्यू को पुट किया तो लैम्डा की वैल्यू जो आती है, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, मीटर से 1 मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो यहाँ पे 1 मीटर बच जाता है, जो वैल्यू आ जाती है 6.63 इंटू 10⁻⁻33। कैलकुलेशन पे क्या आ जाता है 6.63 इंटू 10⁻⁻33।
कैसे आया 33? जो ये -3 लिखा हुआ है, ठीक है, एक तो ये 100 है, तो यहाँ से एक माइनस एक प्लस का बचेगा वो ऊपर जाए, माइनस का बचेगा वो ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा 10⁻³ मीटर। तो आपका आंसर कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन ए। सो 6.63 इंटू 10⁻³ मीटर इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर क्वेश्चन नंबर 8। इजी क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। चलिए मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एकदम इजी क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था टोटल नोट्स होते हैं n-1। टोटल जो नोट्स होते हैं, फॉर्मूला नोट कर लीजिए जरा, टोटल नोट्स होते हैं हमारे n-1, जिसमें दो तरह के नोट्स होंगे, एक होंगे एंगुलर नोट्स और एक होंगे रेडियल नोट्स। एक कौन से होंगे? एंगुलर नोट्स और एक होंगे रेडियल नोट्स। एंगुलर नोट्स होते हैं जिस वैल्यू होती है सबशेल की। सबशेल मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, मतलब अगर एल की वैल्यू 0 है तो 0 है एंगुलर नोट्स, 1 है तो 1 एंगुलर नोट, 2 है तो 2 एंगुलर नोट्स, 3 है तो 3 एंगुलर नोट्स, 4 है तो 4 एंगुलर नोट्स, 5 है तो 5 एंगुलर नोट्स। अगर एल की वैल्यू 0 है तो एस सबशेल, एल की वैल्यू 1 है तो पी सबशेल, एल की वैल्यू 2 है तो डी सबशेल, एल की वैल्यू 3 है तो एफ सबशेल, एल की वैल्यू 4 है तो कौन सा? जी, 5 है तो एच। इस टाइप से ये आपके चलते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। 0 के लिए एस, 1 के लिए पी, 2 के लिए डी, 3 के लिए एफ, 4 के लिए जी एंड 5 के लिए एच, ठीक है। तो एंगुलर नोड्स की जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है? एल। अब टोटल कितने? n-1। तो रेडियल नोड्स क्या हो गए? n-1 - l। इसको हम इस तरीके से बोल देते हैं n-l-1, ठीक है। मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है कि 4p के लिए मुझे बताइए, एंगुलर नोड्स भी बताइए, और एंगुलर नोड्स के लिए मैं लिख देता हूँ an और रेडियल नोड्स के लिए लिख देता हूँ rn। तो एंगुलर नोड्स की वैल्यू क्या होती है? l, क्योंकि ये p है, p के लिए l की वैल्यू कितनी? 1, तो एंगुलर नोड्स कितने? 1। rn होता है n-l-1। इस वैल्यू के लिए n की वैल्यू तो है 4 और l की वैल्यू है p मतलब 1, ठीक है। तो n-l-1 मतलब 4 - 1 - 1, ये तो हुआ। तो कितनी वैल्यू आ गई? 2। कितनी वैल्यू आ गई? 2। इसी तरीके से ये क्वेश्चन करना है। देख लीजिए, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स मतलब l एंड रेडियल नोड्स मतलब n-l-1। मान लो कहने लगे टोटल नोड्स भी बता दीजिए, नहीं कह रहा तो हम तो निकालेंगे टोटल नोड्स, हम तो कैलकुलेट करेंगे वो कितने हो जाएंगे? n-1। कैसे पता लगा सर टोटल नोड्स n-1 होंगे? ऐसे पता लगा क्योंकि एंगुलर नोड्स और रेडियल नोड्स मतलब n-l-1। तो l से क्या हो गया? l कैंसिल, क्या बचा? n-1। तो इस तरीके से आप फॉर्मूलेस लर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ क्या पूछा? एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स इन 3s ऑर्बिटल। किसके लिए? 3s के लिए। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 3। मैंने अभी आपको बताया अगर l 0 है तो s, 1 है तो p एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमें तो इसी से मतलब है, किससे? s से। तो l की वैल्यू कितनी हो गई? 0। अगर l की वैल्यू 0 तो मतलब एंगुलर नोड्स कितने? 0 कौन कौन से ऑप्शन में है? सभी में है, बट एंगुलर नोड्स पहले लिखे हुए हैं तो ये वाला ऑप्शन कट हो गए, बी और सी, ठीक है। बचा ए और डी। वो कह रहा है कि एंगुलर नोड्स तो हो गए हमारे, एंगुलर नोड्स हो गए 0। कितने हो गए? 0। वो कह रहा है रेडियल नोड्स भी बता दो। रेडियल नोड्स क्या होता है? n-l-1, n की वैल्यू 3 -0 -1, वैल्यू आ चुकी है 2 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन ए। जरा सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन कह रहा है 3s ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 0, ठीक है। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स होते हैं n-l-1 मतलब 2। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स होते हैं जो वैल्यू ऑफ l की होती है वो की है 0, मतलब s है तो l की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन ए, 0 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इजी क्वेश्चंस हैं, बस कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कॉन्सेप्ट्स को लेकर, रिवाइज करना है फॉर्मूलेज को बार बार लिख के। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। उसने कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब शेल। सब शेल के लिए पूछा हुआ। ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। मैंने आपको बताया था अगर पूछे सेल के लिए, मान लो सेल L है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैं क्या कह रहा हूँ? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर सेल के लिए कितने हो सकते हैं? 2n²। कितने हो सकते हैं?
2n² किसी पर्टिकुलर सबशेल के लिए ऑर्बिटल कितने होंगे 2l+1 और मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 क्योंकि एक ऑर्बिटल में आते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना हो जाएगा ये 4l+2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन मैच कर रहा है ए। जरा और समझते हैं इस बात को ध्यान से। मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा तो मान लीजिए n की वैल्यू दे दी 2, तो n की वैल्यू 2 के लिए l की 3 वैल्यू पॉसिबल है, या तो l 0 होगा या l 1 होगा। ठीक है, 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, 3 तो पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों? कैसे पता लगा? क्योंकि जितनी वैल्यू n की रहेगी उतनी ही पॉसिबल वैल्यूज रहेंगी आपकी किसकी? उतनी ही पॉसिबल वैल्यूज रहेंगी आपकी l की। तो 2 वैल्यू है n की 2, तो 2 ही पॉसिबल वैल्यूज रहेंगी। 0 को बोल देते हैं s और 1 को बोल देते हैं p। तो ये हो जाएगा 2s और ये हो जाएगा 2p अगर प्रॉपर्ली बात करें, क्योंकि आपकी सेकंड सेल की बात हो रही है। कौन सी सेल की बात हो रही है? सेकंड सेल की। s में होता है एक ही ऑर्बिटल, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आए 2 इलेक्ट्रॉन्स। p में होते हैं 3 ऑर्बिटल 2px 2py 2pz, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आए 6 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो चुके हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है मैं नहीं जा रहा इतना डिटेल में, मुझे ये बताइए अगर आपकी n की वैल्यू 2 है, अगर आपकी n की वैल्यू 2 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? तो अगर n की वैल्यू 2 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 × 2 का स्क्वायर, तो कितने आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। देखो वही आए 2 × 2 का स्क्वायर 8 इलेक्ट्रॉन्स। वो कह रहा है किसी पर्टिकुलर शेल में, मान लो मैं कह रहा हूँ l की वैल्यू 1 है तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6। वो कह रहा है मुझे ऐसे नहीं बताना, मुझे फॉर्मूले से बताइए। देखिए फॉर्मूले से 2 × 2 l की वैल्यू 1 + 1, सो 2 × 1 2 + 1 3 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये नहीं लगाना तो डायरेक्ट वाला लगा लीजिए 4l+2। वो कह रहा है s में बताइए मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं l की वैल्यू 0 के लिए। l की वैल्यू 0 मतलब 4 × 0 + 2, मतलब 4 × 0 0 + 2 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम 2। तो l की वैल्यू 1 के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, l की वैल्यू 0 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों वैल्यू पॉसिबल थी किसके लिए? ये दोनों वैल्यू पॉसिबल थी n की वैल्यू 2 के लिए। किसके लिए? n की वैल्यू 2 के लिए। n की वैल्यू 2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 8 और l की वैल्यू 0 के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 2 और l की वैल्यू 1 के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है 6 और 2 + 6 होता है आपका 8। 2 + 6 कितना होता है 8। फिर भी सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। सॉल्यूशन कह रहा है कि आंसर ए मैच करेगा, बिल्कुल हम चेक कर चुके हैं। वो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स किसी भी टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स कितनी होती है 2l+1। कितनी होती है 2l+1। मैंने बताया आपको कि अगर वैल्यू ऑफ l है तो टोटल नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल्स रहेंगे वो रहेंगे 2l+1, मतलब टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपकी टोटल सबशेल्स इतनी है, मतलब टोटल ऑर्बिटल्स इतनी है 2l+1, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इन दैट पर्टिकुलर सबशेल, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो कितना आ जाएगा 4l+2। मान लीजिए क्वेश्चन कहने लगे n की वैल्यू 4 के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दीजिए, तो सीधा फॉर्मूला लगाना है 2n², मतलब 2 × 4 का स्क्वायर, मतलब 2 × 4 का स्क्वायर, मतलब 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको आप इस टाइप से निकाल सकते हो। l की वैल्यू कितनी, मैं आपको यहाँ पे करके शो करता हूँ। मान लो n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 4 के लिए l की 4 ही वैल्यू पॉसिबल होंगी, क्योंकि n की वैल्यू 4 है, तो पॉसिबल हो सकता है l 0 हो, पॉसिबल हो सकता है l 1 हो, पॉसिबल हो सकता है l 2 हो, पॉसिबल हो सकता है l 3 हो। 0 है तो s होगा, मतलब 4s बोल सकते हैं, 1 हो तो p होगा 4p बोल सकते हैं, 2 हो तो d होगा 4d बोल सकते हैं, 3 होगा तो f होगा 4f बोल सकते हैं। s में एक ही ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और d में आपके कितने 5 ऑर्बिटल होते हैं, और f में आपके 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, और 7 में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। 2 + 6 8 हो गया, 8 + 10 18 हो गया, 18 + 14 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। अब पर्टिकुलर सबशेल की बात कर ले कि n = 3 में बताइए कितने आ सकते हैं मैक्सिमम l = 3 में, तो आपको क्या करना है 2 × 2l+1, या तो इससे याद रख लीजिए या फिर डायरेक्ट 4l+2 याद रख लीजिए। तो 4 × 3 + 2 कितने आ सकते हैं मैक्सिमम l = 3 में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं l = 3 में। ठीक है, सो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आज हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करिए नीट एग्जाम के लिए। आपको क्वांटम नंबर का समरी चार्ट दिखाया, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको आपको माइंड में हमेशा रखना है, और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपको माइंड में रखना है। ठीक है, ताकि आप इन्हें भूलो ना और रिवाइज करते रहना। चलिए, सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू सो मच।